दोस्तों, इस कहानी के 15वें चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। लेकिन प्लीज़ कहानी सुनने से पहले कहानी को लाइक और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को लाइक ज़रूर कर दें। आज विशाल और विद्या की हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था। दिन में हल्दी और रात में मेहंदी होनी थी। विशाल और उसके मामा मामी की बख्शी जी ने अपने आउट हाउस में रखने की व्यवस्था कर दी थी। वसुधा ने निशा, संजय, अमन और निखिल को भी विद्या की शादी में बुलाया था, क्योंकि निशा के अलावा अब तो वो तीनों भी वसुधा के अच्छे दोस्त बन गए थे। निशा और संजय तो सुबह की फ़्लाइट से आ गए थे। निखिल और अमन बाद में आए। ऋषि की फैमिली रात में ही लौट गई थी। हालांकि वसुधा नहीं चाहती थी कि ऋषि जाए। उसे ऋषि से बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन चाह कर भी वो अपने मन की बात ऋषि से बोल ही नहीं पा रही थी। कुछ तो अपनी झिझक और कुछ समय ही नहीं मिलता। वो गेट तक ऋषि को छोड़ने आई। कभी बहाने से उसकी गाड़ी की विंडो के अंदर झांकती तो कभी शैलजा को कुछ बात के बहाने गाड़ी रोक देती और ऋषि को देखने लगती, लेकिन इतने जतन के बाद भी कुछ बोल नहीं पाई। दुर्गा जी और शैलजा उसकी इस हरकत को अच्छी तरह समझ रहे थे और एक दूसरे को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर दुर्गा जी को कहना ही पड़ा कि बेटा वसु, तुम भी हमारे साथ घर ही चलो ना, वहीं सारी बातें हो जाएंगी। ये सुन वसुधा झेंप कर रह गई। हल्दी के फंक्शन के लिए शैलजा और दुर्गा जी ही आई हुई थी। ऋषि और रवि ऑफिस गए थे। ऋषि का कहना था कि हल्दी और मेहंदी में मेरा क्या काम। वसुधा को जब पता चला तो वो मुँह फुला के बैठ गई। उसने गुस्से से ऋषि को फ़ोन लगाया। बोलो वसु। ऋषि की धीम गंभीर आवाज़ सुन वसुधा के हाथ से फ़ोन छूट गिरते गिरते बचा और उसका सारा गुस्सा जैसे छूमंतर हो गया। वसु, क्या हुआ, बोलो, कोई काम था? ऋषि ने दोबारा से कहा। जी 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 हाँ जी, वसुधा हकलाते हुए बोली। वसु, क्या जी जी लगा रखा है, जल्दी बोलो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। ऋषि ने कहा। क्या आपकी मीटिंग मुझसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? वसुधा ने शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा। वसु, ऐसे क्यों कह रही हो? अगर मीटिंग मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मीटिंग अटेंड करिए, और अगर नहीं तो यहाँ आ जाइए मेरे पास। वसुधा ने मेरे पास इतने प्यार से कहा कि ऋषि तुरंत अपनी चेयर से उठा और कैबिन से बाहर आया। सुमित उसे बाहर ही मिल गया। सर, मीटिंग के लिए हम रेडी हैं, क्लाइंट आते ही होंगे, मीटिंग पोस्टपोन कर दो, ऋषि ने कहा। बट सर, आपने ही तो कहा था कि मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, तो अब मैं ही कह रहा हूँ मीटिंग पोस्टपोन कर दो और आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मैं जा रहा हूँ। यस सर। सुमित के कहते भर में ऋषि लंबे लंबे डग भरता ऑफिस से बाहर आकर अपनी गाड़ी में भी बैठ चुका था। बुलाने वाले ने बुलाया ही इस अंदाज में था कि ऋषि के लिए अब 1 मिनट भी रुकना मुश्किल था। वसुधा ने उसे जिस शिद्दत और कशिश से बुलाया था, ऋषि तो एक पल भी देरी नहीं करना चाह रहा था। कुछ ही देर में वो वसुधा के घर पहुंचा। विशाल और विद्या को हल्दी लग चुकी थी। अब बाकी लोग हल्दी की होली खेल रहे थे। निशा, संजय, अमन और निखिल भी अपने में लगे हुए थे। ऋषि को देख निशा उसके पास आई। हाय जीजू, कैसे हैं आप? निशा ने हाथ बढ़ाकर कहा। जीजू। ऋषि ने अपनी एक आईब्रो ऊपर कर कहा। अरे, आप मेरी वसु के पति हैं तो हुए ना आप मेरी जीजू। अब क्या बार बार आपको मिस्टर खन्ना बुलाऊं? अच्छा नहीं लगता। निशा मुंह बनाकर बोली। ओके। ऋषि ने भी उसी तरह जवाब दिया। तब तक संजय भी वहां आ गया। हेलो मिस्टर खन्ना, संजय ने कहा। संजय को देख उसने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया और अंदर जाने लगा। जीजू, आप वसु से मिलने जा रहे हैं? निशा ने कहा तो ऋषि के कदम रुक गए। उसने पलटकर उसे देखा। हाँ, क्यों? ऋषि ने कहा। कुछ नहीं, जाइए जाइए, वो आपका ही इंतज़ार कर रही है। निशा ने आंखें मटकाते हुए कहा। मतलब? ऋषि ने कुछ शक जताते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, वो आपका अपने कमरे में वेट कर रही है कब से, आप जाइए, निशा ने कहा और वहाँ से चली गई। ऋषि निशा की कई बातें सोचने लगा
कि उसकी नज़र दुर्गा जी और शैलजा पर पड़ी। शैलजा उसे देख ही रही थी। ऋषि तुम यहाँ? शैलजा बोली। जी भाभी माँ, वो मुझे वसु ने बुलाया है। ऋषि ने सही सही बता दिया। ओ वसु ने बुलाया है और हमने बुलाया तो नहीं आए। कहा ऑफिस में इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। शैलजा मुस्कुराते हुए बोली। भाभी माँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा दादी माँ, आपसे मिलता हूँ कुछ देर में, ऋषि ने दुर्गा जी से कहा और जाने लगा। हाँ हाँ, हमसे बाद में ही मिलना, अभी तो कोई और तेरा इंतज़ार कर रही है, दुर्गा जी ने चुटकी लेते हुए कहा। दादी माँ आप भी? ऋषि हैरानी से बोला। जा बेटा, मैं तो ऐसे ही बस जरा जा, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, दुर्गा जी ने उसके गाल को छूकर कहा तो ऋषि उनके हाथ चूमते हुए बोला। मैं अभी आया दादी माँ। ये बोल ऋषि आगे बढ़ गया। देवरानी जी आने देंगी तब ना आओगे देवर जी? पीछे से शैलजा ने एक बार फिर फुलझड़ी छोड़ी और खिलखिला उठी। ऋषि उन्हें घूरते हुए अंदर चला गया। क्यों छेड़ती है उसे शैलजा? दुर्गा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है दादी माँ, बस इसीलिए, शैलजा ने कहा। हाँ ये तो सही बात है, दुर्गा जी ने सिर हिला दिया। ऋषि वहाँ उस्धा के कमरे के बाहर खड़ा नॉक कर रहा है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वसु वसु, उसने आवाज़ लगाकर दरवाजे को हल्का छुआ तो हल्के धक्के से दरवाज़ा खुल गया। वो कमरे के अंदर आया। वसु कहाँ हो? क्यों बुलाया मुझे ऐसे? ऋषि ने फिर से आवाज़ लगाई। ऋषि थोड़ा और अंदर आया। उसने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा, कोई नहीं था। कहाँ गई ये लड़की? मुझे बुलाकर खुद गायब है, ऋषि बड़बड़ाया। वसु देखो, अगर तुम सामने नहीं आई तो मैं वापस चला जाऊंगा, फिर तुम फ़ोन करके भी बुलाओगी तब भी नहीं आऊँगा, ऋषि ने झुंझलाहट से कहा। उसी समय किसी ने पीछे से आकर उसके गालों पे हल्दी मिल दी। वसु, ऋषि ने चौंक कर उसकी कलाई पकड़ उसे सामने ले आया। वसुधा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। आपको कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? वसुधा ने पूछा। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं किसी की। वो ऋषि खन्ना के इतने करीब आए, सिर्फ तुम्हें ये अधिकार दिया है मैंने, ऋषि ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अच्छा, वसुधा ने उसकी आंखों में देख कहा। हाँ तो फिर ये लीजिए करीब आने का इनाम। वसुधा ने उसके गालों के साथ साथ उसके शर्ट पर भी हल्दी लगा दी और खिलखिला उठी। वसु, क्या किया ये? ऋषि थोड़ा तेज आवाज़ में बोला। आपको हल्दी लगाई है, अब क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? आप डांट रहे हो मुझे? अच्छा गुस्सा मत करना, आप चाहो तो मुझे भी लगा दो। वसुधा ने मासूमियत से अपने गाल आगे कर दिए और आंखें बंद कर ली। ऋषि को उसकी मासूमियत पर प्यार आ रहा था। उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई। सज़ा तो मिलेगी तुम्हें, लेकिन ये नहीं, ऋषि ने कहा और उसने झुककर वसुधा के दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। वसुधा ने ऋषि की शर्ट पर अपनी मुट्ठियाँ कस दी। इस एहसास में वसुधा का रोम रोम भीग गया। ऋषि ने टेबल पर पड़े बोल से हल्दी ली और उसके गालों से होते हुए उसके गर्दन पर भी हल्दी लगा दी। वसुधा ने नजरें उठा के ऋषि को देखा, फिर से शर्म से उसने नजरें झुका ली। ऋषि ने थोड़ी सी हल्दी उसके पेट से होते हुए कमर पर भी लगाई और उसकी खुली पीठ पर भी मल दी। वसुधा ने कस के अपनी आंखें मींच ली और ऋषि के कंधे पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नख से सिख तक वसुधा का रोम रोम ऋषि के प्यार में सराबोर है, जिस पर ऋषि के प्यार की ये तो अभी पहली फुहार ही पड़ी थी, जिसमें वसुधा अंतस तक भीग चुकी थी। ऋषि ने झुककर उसके कान में सरगोशी से कहा। वसु, ये मेरा हक है और अब तुम रंग गई पूरी तरह मेरे रंग में। ऋषि ने हल्के से उसका माथा चूम लिया। वसुधा तुरंत उसके सीने से लग गई और ऋषि ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में ही रहे। वसु, थोड़ी देर बाद ऋषि ने कहा। जी? वसु धीरे से बोली। कुछ पूछूं? जी। कुछ दिन से लगा जैसे तुम मुझसे किसी बात को लेके नाराज़ हो। कोई बात है तुम्हारे मन में जो तुम मुझसे कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, लेकिन कल से ऐसा लग रहा है
कि जैसे तुम बदल गई हो। तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए बदले हुए ये एहसास देख रहा हूँ। कुछ तो बदला है। बोलो ना वसु, तुम मुझसे नाराज़ किस बात पर थी? कोई बात थी तुम्हारे मन में? ये सुन वसुधा ने तुरंत ऋषि की ओर देखा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सही कह रहा हूँ ना? ऋषि ने उसकी आंखों में देखकर कहा। जी, मैं आपसे नाराज़ थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुद से। एक तो आप मुझे अपने साथ नहीं रख रहे थे, हर समय हॉस्टल भेज देते थे। फिर आपने एकदम से मुझे फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। आपको पता है कितना मिस किया मैंने आपको। जब कैंप गई तब भी उस सुनसान रेगिस्तान में रेत की टीले पे बैठ घंटों याद किया है आपको। यही सोचती कि क्या गलती हो गई जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे। वसुधा ने कहा। लेकिन वसु, तुम्ही ने तो मेरा कॉल आंसर करना बंद कर दिया था। मैंने कितनी बार ही कॉल किया तुम्हें, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठाती। फिर मैंने सोचा कि तुम बिजी होगी स्टडीज़ में। उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया। फिर मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ा। वहाँ से भी मैंने तुम्हें कॉल किए, लेकिन तुम शायद कैंप में थी। वहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से तुम्हारा फ़ोन नहीं लग पा रहा था। तुम्हें पता है, न्यूयॉर्क से मैं सीधा जैसलमेर ही आया था तुमसे मिलने। देखा है तुम्हें मेरी यादों में आंसू बहाते, लेकिन चाह कर भी तुम्हें मिल नहीं पाया। जानती हूँ मैं, आप वहाँ आए थे मुझसे मिलने। वसुधा ने कहा तो ऋषि उसे हैरानी से देखने लगा। दी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। आपने उनके लिए क्या क्या किया वो सब भी। वसुधा अपनी भरी नज़रों से देखते हुए बोली। मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया वसु, बस दो प्यार करने वालों को मिलाया है, और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। हम्म, आप जानते हैं आपकी खासियत क्या है? वसुधा ने कहा तो ऋषि उसे प्रश्नवाचक भाव से देखी। आप उन चंद लोगों में से हो जो किसी का भला करके भी उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहती। प्लीज़ वसु, मैंने कोई महान काम नहीं किया है, और ये तो मैंने किसी गैर के लिए नहीं, अपनों के लिए किया। विद्या तुम्हारी बहन है और तुम मेरी पत्नी। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने ये सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, या और भी कोई वजह है? मतलब? ऋषि ने पूछा। मतलब कि वसुधा आगे बोल ही नहीं पा रही थी। वो कैसे पूछे ऋषि से कि ऋषि ने ये सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उसका रिश्ता जुड़ा है वसु से, या फिर वो वसु से प्यार भी करता है क्योंकि रिश्ता तो मजबूरी में जुड़ा था। इस बात से तो कोई अनजान नहीं है। उसकी झिझक को समझ ऋषि खुद ही बोल पड़ा। वसु, पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, इस बात से परे मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें खो कर पाया है। जब उस रेतीले तूफान में तुम्हें रेत के नीचे दबा पाया तो जान निकल गई थी मेरी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, और जब हॉस्पिटल में तुम्हें बेहोश देखा, पल पल तुम्हें अपनी सांसों के लिए संघर्ष करते देखा, तो यूँ लगा कोई मेरी सांसों को खींच कर ले जा रहा है। उस पल मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूँगा। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था मुझे। हर पल तुम्हारी ज़िंदगी की दुआ ही मैंने मांगी। तुम्हें खो देने के डर ने ये अच्छी तरह बता दिया कि तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे लगा भगवान मुझे सज़ा दे रहे हैं इस बात की कि मैंने तुम्हें ना चाहते हुए भी खुद से दूर रखा, जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। इसीलिए मैंने खुद से फैसला कर लिया कि अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, हॉस्टल भी नहीं। लेकिन ठीक होते ही तुमने हॉस्टल जाने की इच्छा जताई, और मैं तुम्हें रोक नहीं पाया क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऋषि इतना बोल चुप हो गया। वसुधा अभी भी उसके चेहरे को एकटक देख रही थी। ऋषि की आंख में उसे अपने लिए सिवाय प्यार और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। निस्वार्थ और निश्चल प्रेम, या ऋषि की आंखों में क्या इसके बाद भी कहने की ज़रूरत है कि ऋषि उसे कितना चाहता है? वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। तुमसे सीखी कोई प्यार होता क्या है, रस्में होती हैं क्या, रिश्ते होते हैं क्या, एहसास यूँ दिलों की ज़िंदगी बदल दी। हे वसु, तुम रो क्यों रही हो? ये सब मैंने तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कहा।
ऋषि ने बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछकर कहे। वसुधा एक बार फिर ऋषि के गले कस के लग गई। उसे ऐसे अपनी बाहों में भींच लिया कि अगर उसकी पकड़ ढीली हो गई तो कहीं ऋषि उससे दूर ना हो जाए। ऋषि उसकी तरफ उसकी बेचैनी समझ रहा था। उसने भी मुस्कुराते हुए उसे अपने अंक में भर लिया। कुछ देर बाद उसने वसुधा से अलग होना चाहा, लेकिन वसुधा ने नाम ही गर्दन हिला, उससे अलग नहीं हुई और दोनों जाने कितनी देर तक ऐसे एक दूजे की बाहों में समाये रहे। वसुधा के मन का सारा गुबार निकल चुका था। जिस अपराध बोध और आत्मग्लानि से वो कल तक अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी, आज ऋषि के गले लग उसकी आंखों से निकले आंसुओं से सब धुल गए। संगीत का दिन, विद्या और विशाल के संगीत का फंक्शन ऋषि के होटल में होना था। सभी वहाँ सज धज कर इकट्ठा थे। शैलजा और दुर्गा जी भी रवि के साथ पहुँचे। बख्शी जी ने शादी में शांति बुआ को भी बुलाया था। शांति के साथ अजीत भी आया हुआ था। उसकी गंदी नजरें वहाँ मौजूद लड़कियों को ताड़ने में लगी थी। स्टेज पे बारी बारी से सबकी परफॉर्मेंस चल रही थी। ऋषि और वसुधा साथ ही खड़े थे। वसुधा ने ऋषि की ओर देखा, जिसका सारा ध्यान स्टेज पर था। वसुधा ने आहिस्ता से उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा दी। ऋषि ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो उसने बहुत प्यार से एक अदा के साथ ऋषि की ओर देखा और अपनी पलकें फड़फड़ा दी। क्या हुआ? ऋषि ने पूछा। कुछ नहीं, बस आपका ध्यान अपनी ओर करना था। अच्छा, ऋषि ने उसकी आंखों में देखकर कहा। वसुधा मासूमियत से बोली तो ऋषि ने उसकी कमर में हाथ डाल उसने उसे अपने करीब खींच लिया। वसुधा आंखें फाड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। वहीं कुछ ही दूर बार काउंटर पर बैठे अजीत ने जब ऋषि और वसुधा को इतनी करीब देखा तो गुस्से से जल उठा। ओह, तो तोता मैना आखिर करीब आ ही गई। वैसे बढ़िया ही है। अगर ऐसा है तो वो क्या है कि अब ऋषि को चोट पहुंचाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो जिसे भी बहुत हिसाब बराबर करना है ऋषि, सो कॉल्ड खन्ना। अजीत बड़बड़ाया और एक ही बार में अपना गिलास खाली कर दिया। इधर ऋषि और वसुधा सबसे बेखबर अपनी में ही लगी थी, इस बात से अनजान की कोई और भी उन्हें देख रहा है और उनकी नोक झोंक देख खुश भी हो रहा है। वो थी शैलजा और रवि। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? मुझे क्या पता तुम क्या देख रही हो, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उसे देख मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। रवि ने वसुधा और ऋषि की ओर देखकर कहा। शैलजा ने जब ये सुना तो गर्दन घुमाकर बगल में खड़े रवि को देखा और उसकी नज़रों का पीछा कर बोली, मैं भी वही देख रही हूँ जो इस समय आप देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। रवि ने तुरंत हैरानी से शैलजा को देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाकर ऋषि और वसुधा की ओर इशारा किया तो रवि ने मुस्कुराते हुए शैलजा को साइड से हक कर लिया। चलो अच्छा है, अब ऋषि की लाइफ में भी ठहराव आ जाएगा। रवि ने कहा। हाँ, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना साथ में। अब बस दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें और किसी की बुरी नज़र ना लगे इन्हें। शैलजा भावुक हो गई, उसकी आंख भर आई। शैलू, अब ये आंसू किस लिए? रवि बोला। ये तो खुशी के आंसू हैं। शैलजा मुस्कुराते हुए बोली। तुम औरतें भी ना, हर ओकेशन पे आंसू आना ज़रूरी है तुम्हारी आंखों में, रवि ने कहा और शैलजा के कंधे पर एक बाँह रख उसे अपने करीब समेट लिया। ऋषि ने जब वसुधा की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया तो वसुधा सिहर उठी। उसने चौंक कर ऋषि की ओर देखा। क्या हुआ? ऋषि ने अनजान बनते हुए कहा। आपको क्या हुआ? छोड़िए मुझे। वसुधा उसका हाथ अपनी कमर से छुड़ाते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे? अपनी पत्नी को खुद से दूर क्यों जाने दूँ? मेरा पूरा ध्यान उसी पर तो है। ओहो, मैं जान गई आपका ध्यान सिर्फ मुझ पर है। अब छोड़िए मुझे। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि ऋषि खन्ना अपनी पत्नी के साथ रोमांस कर रहा है। आप वसुधा उसे कुछ कहने के लिए अभी शब्द खोज ही रही थी
कि ऋषि ने उसके होंठों पे उंगली रख दी। वसुधा एकटक उसे देखने लगी। चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहो, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। ऋषि ने उसे अपने और करीब कर उसके होंठों की ओर देख बड़ी कशिश से कहा। वसुधा की पलकें एक बार फिर शर्म से झुक गई। ये देख ऋषि के चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये बात बात पर पलकें क्यों झुका लेती हो तुम? अब जल्दी से मेरी आंखों में देखो, वरना मैं तुम्हें। आप मुझे ऐसे धमका नहीं सकती कि आप मुझे। वसुधा बोलते बोलते रुक गई। मैं तुम्हें क्या? ऋषि ने उसकी आंखों में देख मुस्कुराते हुए कहा। अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे की। वसुधा फिर चुप हो गई। ऋषि की लगातार घूरती नज़रों की तपिश से उसकी नज़रें एक बार फिर झुक गई। गालों पर अबीरी लाली आ गई। इतना शर्माती क्यों हो तुम वसु? तुम सिर्फ मुझसे किस कहने में इतना शर्मा रही हो, तो अपने दिल की बात बोलने में जाने कितना शर्माओगी। ऋषि ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा। अच्छा, जैसे कि आपने तो अपने दिल की सारी बातें बोल दी। वसुधा तुनक कर बोली। बोल तो दिया, अब तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं? हैं? आपने कह दिया, लेकिन कब? वसुधा सोचने लगी। उसे ऐसे सोचते देख ऋषि मुस्कुराते हुए बोला। ज़्यादा सोचो मत, अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर देगी तो तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाएगा। ये सुन वसुधा ने उसे घूर कर देखा। आपके कहने का मतलब क्या है? मेरा दिमाग घुटनों में है? आप शायद भूल गए कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और फ्यूचर फेमस सर्जन। वसुधा ने मुंह बना लिया। ऋषि को उसको छेड़ने में मज़ा आ रहा था। ओहो, तो मैडम सर्जन जी, कैसे करेंगी आप कॉन्फिडेंस से सर्जरी, जब आप अपने मन की बात ही कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकती? मेरे कुछ कहने से कैसे शर्म से आंखें झुक जाती हैं आपकी, छुई मुई सी बन जाती हो। अच्छा, आप ना मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, सबके सामने अपनी दिल की बात मुझसे कह दो तो जानूँ। सबके सामने? वसुधा आसपास देखती हुई बोली। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, यही समझ लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुमसे नहीं होगा। ऋषि दबी मुस्कान के साथ वसुधा को छेड़ते हुए बोला। वसुधा बिदक गई। कैसे नहीं होगा? मैं करूँगी, अभी करूँगी, और सबके सामने। आप बस देखो। वसुधा तुनक कर बोली और ऋषि को खुद से छुड़ाने के लिए ऋषि के पैरों में जोर से अपनी हिल चुभा दी। आह, क्या कर रही हो? ऋषि ने वसुधा को छोड़ दिया, खुद को छुड़ा रही थी। अब आप देखिए मैं कैसे आपका चैलेंज पूरा करती हूँ। आप जो बड़े गर्व से अकड़ कर बार बार खुद का नाम ले के कहते हो ना कि ऋषि खन्ना ये, ऋषि खन्ना वो। अब आप देखिए ये वसुधा ऋषि खन्ना क्या करती है। आज सबके सामने सरेआम में अपने मन की बात आपसे कहूँगी, और वो भी बिना किसी झिझक के कहूँगी। ऑल द बेस्ट। ऋषि ने उसकी ओर थम्सअप किया। थैंक यू। देखना, जीतूंगी तो मैं ही, वसुधा ने अकड़ कर कहा और आंखें मटकाती चली गई। ऋषि मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तुम्हारे दिल की बात तो बहुत पहले ही समझ गया था वसु, लेकिन अब देखना ये है कि ऋषि खन्ना की वाइफ सबके सामने कैसे अपनी दिल की बात ऋषि खन्ना से बोलती है। वैसे भी मिसेस वसुधा ऋषि खन्ना का मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ऋषि ने खुद से ही कहा। क्या हुआ देवर जी, बड़े खुश लग रहे हो? देवरानी जी की हील की चुभन इतनी मीठी थी क्या? शैलजा ने ऋषि के बगल आकर शरारत से कहा। भाभी माँ, आप हम दोनों पर नज़र रख रही हैं क्या? ऋषि ने अपनी भौहें सिकोड़ कर आंखें छोटी कर शैलजा को देखा। अब तुम दोनों ऐसे सबके सामने खुले में रोमांस करोगे तो नजरें तो अपने आप चली जाएंगी देवर जी। शैलजा ने मुंह बना लिया। भाभी माँ, आप भैया के पास जाइए ना प्लीज़, देखिए अकेले खड़े हैं वहाँ। ऋषि ने रवि की ओर इशारा किया। अरे उनके पास तो मैं चली जाऊँगी, पहले ये बताओ कि तुमने क्या कह दिया जो वो ऐसे तुम्हें घायल कर यहाँ से चली गई। शैलजा फिर शरारत से बोली। आप यहीं रुकिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपकी प्यारी देवरानी कुछ ऐसा कहने जा रही हैं जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, लेकिन क्या? शैलजा ने पूछा। ऋषि कुछ कहने ही जा रहा था कि सारी लाइट्स ऑफ हो गई
और स्टॉप लाइट स्टेज पर पड़ी जहाँ वसुधा हाथों में गिटार लिए बैठी थी। वसु, शैलजा ने कहा तो ऋषि ने भी स्टेज की ओर देखा। वसुधा उसे ही देख रही थी। उसने गिटार ट्यून की और धुन छेड़ ऋषि की आंखों में देख गाने लगी। कसम की कसम है, कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। गाने की बोल सुन ऋषि मुस्कुराते हुए वसुधा को देखने लगा। वसुधा ने उसे देख अपनी भौहें उचकाकर हल्के से एक आंख दबा दी। ऋषि ने आंखें बड़ी कर हैरानी से वसुधा को देखा, फिर उसकी इस प्यारी सी शरारत पर मुस्कुरा उठा। शैलजा भी ये देख मंद मंद मुस्कुराने लगी। कसम की कसम है, कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे। ऋषि बड़े स्टाइल से पॉकेट में अपने हाथ डाले वसुधा को देख रहा था। वहीं वसुधा की नज़रें भी लगातार उसी पर ही बनी हुई थी। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी ना जानूँ। दिल लुटाया है मैंने, अब किसी की ना मानूँ। चैन दे कर के मैंने बेचैनियाँ ये ली हैं, नींद उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की हैं। कसम की कसम है, कसम से जी रहे हैं हम तेरे दम से। अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे। कसम की कसम है, कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। गाना ख़त्म हुआ। लोगों ने वसुधा के लिए ज़ोरदार तालियां बजाई तो वसुधा जैसे किसी सम्मोहन से जागी हो। वो था ऋषि की नज़रों का सम्मोहन। वसुधा की आंख भर आई। मुस्कुराकर उसने आंखों के किनारे साफ किए। वसु, तुमसे प्यार करती है ऋषि। शैलजा बोली। जानता हूँ मैं। ऋषि वसुधा की ओर देख बोला, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। वसु आ रही है, तुम बात करो। शैलजा ने ये बोल वहाँ से चली गई। अब आपका क्या जवाब है मिस्टर ऋषि खन्ना? आपका जवाब, आप लाजवाब हो मिस्टर ऋषि खन्ना। जो कहा वो आपने कह दिखाया। ऋषि ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा। आप फिर से शुरू हो गए। वसुधा मुँह बनाकर बोली। अरे मैंने क्या किया? मैं तो डांस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। देखो सभी कर रहे हैं। ऋषि ने इशारा किया तो सभी कपल डांस कर रहे थे। वसुधा ने भी मुस्कुराते हुए उसकी गली में बाहें डाल दी और उसके करीब आकर डांस करने लगी। संजय और निशा ये देख बहुत खुश हुए। वसुधा और ऋषि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने उन्हें एक दूजे के लिए ही बनाया है। निशा बोली। हाँ सही कहा, मैं ही पागल था जो ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा था जो मुझसे प्यार ही नहीं करती। संजय ने कहा। कोई बात नहीं, अब ऐसी लड़की के पीछे भाग लेना जो तुमसे प्यार करती है। निशा बोली। क्या मतलब? मुझसे कौन प्यार करती है? संजय ने निशा पे गहरी निगाह डालकर पूछा। मुझे क्या पता। निशा हड़बड़ा गई। संजय उसे कुछ और पूछता उसके पहले ही वहाँ एक लड़की आ गई। कैन आई हैव डांस विथ यू? उसने बड़ी अदा से संजय को डांस के लिए पूछा। संजय कुछ बोलता उसके पहले ही लड़की ने संजय का हाथ पकड़ उसे खींचकर सबके बीच ले गई। ना चाहते हुए भी संजय को उसके साथ डांस करना पड़ रहा था और निशा उसे गुस्से से घूर रही थी। संजय ने कुछ देर तो किसी तरह उस लड़की के साथ डांस किया, लेकिन निशा का गुस्सा देख उसे कुछ अजीब लगा। उस लड़की ने संजय को खुद से और चिपका लिया। ये देख निशा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। संजय ने उस लड़की से किसी तरह पीछा छुड़ाया और निशा के पीछे आया। निशा, निशा क्या हुआ? निशा तुम नाराज़ हो? तुम रो क्यों रही हो यार? अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ उससे तुमको क्या? तुम तो जाओ उस छिपकली के साथ जाकर डांस करो। निशा गुस्से से बोली। अरे मैं कहाँ अपनी खुशी से गया था, वो तो ज़बरदस्ती खींच के ले गई थी मुझे। तुमने तो देखा ना, तुम भी थी वहाँ। हाँ उसने तुम्हें खींचा और तुम चले गए। खींचे? छोटे बच्चे हो ना तुम। अरे सिर्फ डांस ही तो कर रहे थे। उसने इतना नाराज़ होने की क्या बात है? अच्छा तो तुम एक काम करो, दोबारा से जाकर उससे चिपको। लेकिन तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ भी समझ कहाँ आता है। तुम तो बुद्धू हो बुद्धू। तुम जाओ यहाँ से, वरना गुस्से में मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। निशा के पास ही टेबल पर पड़ी बोतल उठाई। बड़ी खतरनाक लड़की हो यार। देखो गुस्से में मेरा सिर मत फोड़ देना। संजय ने खुद का सिर पकड़कर कहा। ये देख निशा ने बोतल फेंक दी और
वहीं बैठ रोने लगी। निशा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ, हम दोस्त हैं ना। संजय ने कहा, हाँ मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त की ही तो लायक रह गई ना, और कुछ नहीं। जब देखो तब निशा ये निशा वो, हम दोस्त हैं हम दोस्त हैं, लेकिन प्यार तुम्हें वसू से है। और मेरा क्या, मेरी फीलिंग को कभी समझा तुमने, कभी कोशिश की, कभी नहीं, कभी नहीं समझा तुमने। निशा गुस्से में बोली जा रही थी और संजय हैरानी से सब सुन रहा था। उसने निशा को उसके कंधे से पकड़ उठाया। निशा मेरी तरफ देखो, संजय ने कहा तो निशा ने अपनी आंसू भरी नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखों में संजय को अपने लिए अथाह प्यार नजर आ रहा था। निशा, ये तुम प्यार करने लगी हो मुझसे? कब से? संजय ने पूछा। नहीं पता कब से, लेकिन हाँ ये सच है कि तुमसे प्यार है, बहुत है। तो पागल, कभी कहा क्यों नहीं कुछ? कैसे कहती? तुम तो वसुधा से, वो मेरी बेवकूफ़ी थी। वसुधा ने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया और तुमने कभी मुझसे नहीं किया। निशा ने कहा, हाँ मगर कभी कर नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है ना। संजय ने कहा तो निशा सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। अरे पागल, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो तेरी जैसी प्यार करने वाली लड़की से प्यार नहीं करेगा। संजय ने उसकी सिर पे हल्के से मार कर कहा, मतलब तुम भी मुझसे? हाँ, तुम्हारे साथ इतने दिनों से रहते रहते पसंद करने लगा हूँ तुम्हें। प्यार है या नहीं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो जाएगा, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें तुम्हारा प्यार तो दे सकता हूँ। संजय ने निशा का चेहरा हथेलियों में भर उसके आंसू पोंछकर कहा। ये सुन निशा उसके सीने से लग गई। संजय ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आज की रात सबको अपना अपना प्यार मिल गया। जहाँ एक ओर ऋषि और रुष्धा एक दूसरे की बाहों में थे, वहीं दूसरी ओर संजय और निशा भी एक दूसरे की पनाहों में थे। अजीत बार काउंटर पर बैठा शराब पर शराब पिए जा रहा था। शांति जी उसके पास आई और ग्लास छीन दूर करते हुए बोली, अजीत और कितना पियोगे, संभालो खुद को। अगर माँ ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना, गुस्सा करेंगी। वैसे भी कोई ख़ास इमेज नहीं है तुम्हारी उनकी नज़रों में। मॉम होंगी भी कैसे, नानी माँ की नज़रों में तो हमेशा से ऋषि ही महान है, वही उनका लाडला भी है। मैं तो कुछ भी नहीं। अजीत गुस्से से अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोला, सब्र कर बेटा, थोड़ा दिमाग से काम ले। ऐसे शराब पीने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। शांति बोली, आप ठीक कह रही हो मॉम, इस ऋषि को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। अजीत ऋषि को देख गुस्से से बोला, अच्छा अब तू घर जा, वरना माँ तुझे ऐसे देख लेंगी। तू निकल यहाँ से जल्दी। ओके मॉम, बाय। लेकिन इस ऋषि को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अजीत नशे में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। शादी का दिन। विद्या और विशाल दूल्हा दुल्हन बने स्टेज पे जयमाला के लिए खड़े थे। लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में विद्या बहुत सुंदर लग रही थी, तो वहीं दूल्हा बना विशाल भी जच रहा था। वसुधा ने मेहरून कलर का लहंगा पहना था और ऋषि ने भी उससे मैच कर सूट पहना था। दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे थे। वसुधा ने बालों को खुला ही छोड़ रखा था, जैसे कि ऋषि को पसंद है, लेकिन उसके बालों की एक लट बार बार उसकी आंखों पे आकर उसे परेशान कर रही थी। उसके हाथ में जयमाला की थाल थी और वो अपनी गर्दन को झटक बार बार लट को पीछे करने की कोशिश कर रही थी। ये देख ऋषि उसके पास आया और बाल उसके कान के पीछे कर बोला, अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगी। वसुधा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और होठों को गोल कर बोली, थैंक यू। निशा उन दोनों को ऐसे देख उनके पास आई। जीजू, आप दोनों ना कहीं भी रोमांस करने लगती हो, आसपास तो देखिए। और वसु, तू चल, जयमाल का टाइम हो गया। निशा वसु को वहाँ से ले गई और ऋषि निशा को घूरता रह गया। सॉरी मिस्टर खन्ना, वो निशा ऐसी ही है। संजय ने ऋषि के कंधे पे हाथ रख कर कहा। ऋषि ने उसे आंखें छोटी कर देखा तो संजय ने अपना हाथ पीछे लेकर कहा, सॉरी। ऋषि हंस पड़ा तो संजय ने भी उसे मुस्कुरा कर देखा। वैसे तुम निशा के लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो?
ऋषि ने सवाल किया। वो ऐसे ही मिस्टर खन्ना, नथिंग सीरियस, संजय हकलाते हुए बोला। अच्छा, किसे यकीन दिला रहे हो, मुझे या खुद को? ऋषि ने उस पर गहरी निगाह डालकर पूछा। मिस्टर खन्ना आप भी ना, संजय ने अपने बालों में हाथ घुमाकर कहा। गुड चॉइस, अच्छी लड़की है निशा। संजय ने उसे हैरानी से देखा। थैंक यू मिस्टर खन्ना, संजय मुस्कुराकर बोला। हाँ, लेकिन ध्यान रहे उसे कभी कोई तकलीफ़ ना हो। मेरी वसु की बेस्ट फ्रेंड है वो, अगर उसे तकलीफ़ हुई तो मेरी वसु को तकलीफ़ होगी, और वसु की तकलीफ़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो समझ जाओ। ऋषि ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा और उसे एक टफ लुक देकर चला गया। कमाल है, ये तो सीधा धमका कर चला गया। इसकी बीवी की दोस्त से प्यार करके गलती तो नहीं कर दी। संजय खुद में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। जयमाला, फोटो सेशन और डिनर के बाद बारी आई फेरों की। विशाल तो पहले से ही मंडप में बैठा था। कन्या को बुलाइए, पंडित जी की आवाज़ पे निशा वसुधा विद्या को लेके आई और विशाल की बगल में बिठा दिया। निशा संजय के पास आकर बैठ गई। वहीं वसुधा ऋषि के बगल में। मंत्रों के साथ शादी की रस्में होने लगी। 7 फेरों के 7 वचन दोनों ने लिए। वसुधा को अपनी शादी याद आ गई, जिस शादी को उसने मजबूरी में की थी। वही उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल बन गया था। वसुधा की आंख नम हो गई। वो अपनी मुस्कुराती आँखों से ऋषि को बहुत प्यार से देखने लगी। ऋषि ने जब वसुधा को ऐसे नम आँखों से खुद को देखता पाया तो इशारे में पूछा, क्या है? वसुधा ने मुस्कुराकर सिर नामी हिला दिया। ऋषि ने आहिस्ता से उसकी हथेली कसकर अपने हाथ से थाम ली तो वसुधा ने ऋषि के कंधे पे अपना सिर रख लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामी शादी की रस्मों को देखने लगी। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा, आरती नैनों से कहती हूँ, मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात। 7 फेरे होंगे पूरे, हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। विशाल ने विद्या को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया। शादी संपन्न हुई की घोषणा पंडित जी ने की। दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। विद्या वसुधा के गले लगी। दोनों की ही आंखें नम थी, लेकिन ये आंसू विदाई के साथ साथ खुशी की भी थे। खुशी नए सफ़र की शुरुआत की। सबसे मिलने के बाद कुछ ही देर में विद्या की विदाई हो गई। शैलजा और दुर्गा जी रवि के साथ घर चले गए। बुआ जी और अजीत तो पहले ही घर चले गए थे। बाकी बच्चे मेहमान भी एक एक कर घर जा रहे थे। निशा और संजय तो वसुधा के घर ही रुके हुए थे, क्योंकि वो दोनों शादी में वसुधा के घर ही आए हुए थे। तुम चल रही हो? ऋषि ने पूछा। वसुधा ने अपने पापा की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराकर हाँ का इशारा कर दिया। वसुधा उनके गले लग गई। जाओ बेटा, अपने घर जाओ। मेरी दोनों बेटियां अपने घर सुखी रहें, और मुझे क्या चाहिए? बक्सी जी ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा। वसुधा अपनी बुआ से मिली। बेटा, फिर आ जाना विद्या के पग फेरे के लिए, बुआ जी ने कहा। जी बुआ जी, मैं आ जाऊंगी, वसुधा ने कहा। ऋषि ने बक्सी जी और बुआ जी के पैर छुए। दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। ऋषि का घर थके होने के कारण सभी देर तक सोते रहे। ऋषि और रवि दोपहर तक ऑफिस चले गए। शांति शैलजा और दुर्गा जी के साथ बैठ लंच कर रही है। माँ, आपकी लाडली नहीं दिखाई दे रही, शांति ने तंज भरे लहजे में पूछा। वसु सो रही है बुआ जी, थक गई हैं, जवाब शैलजा ने दिया। वाह माँ, आपने तो बहुत सिर चढ़ा रखा है उसे। बोलो भला, घर की बहू अब तक सो रही है। शांति, तुमने सुना नहीं, थक गई है वो। दुर्गा जी अपनी सख्त आवाज़ में बोली। क्या माँ, हम भी तो शादी में गए थे, थक तो हम भी गए हैं, लेकिन नहीं, आपको तो जाने क्यों उस ऋषि और उसकी वो बीवी, वही सबसे अच्छे लगती है। शांति मुंह बनाकर बोली। शांति, दुर्गा जी थोड़ी तेज आवाज़ में बोली। माँ, शांति, अजीत कहाँ है? दुर्गा जी ने पूछा। वो सो रहा है, शांति धीरे से बोली। शराब पीकर?
दुर्गा जी ने घूर कर देखा। नहीं माँ, वो थक गया है। शांति नजरें चुराते हुए बोली। अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया उसने? दुर्गा जी ने पूछा। शांति ने नजरें झुका ली। शांति, किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम्हें आखिर ऋषि से क्या दुश्मनी है जो हर समय उसके पीछे पड़ी रहती हो, और अब उसकी पत्नी के भी पीछे पड़ गई? शायद तुम भूल गई कि वो इस खानदान की छोटी बहू है। दुर्गा जी के चेहरे पे सख्त भाव आ गए। शांति गुस्से से बोली। नहीं मानती मैं उसे इस खानदान की छोटी बहू, क्योंकि नहीं है वो इस खानदान की बहू, और ना ही ऋषि इस खानदान का। बस शांति, बस। एक शब्द और नहीं। दुर्गा नाराजगी से दुर्गा जी गरजी। शांति को वो गुस्से से घूरने लगी। शांति गुस्से का घूंट पी के रह गई और पैर पटक वहाँ से चली गई। दादी माँ शैलजा उनके पास आई। शैलजा, कैसे समझाऊं मैं शांति को? कैसे? कब सुधरेगी वो? दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा, आप बैठिए, आराम से बैठिए। शैलजा ने उन्हें पानी पिलाया। दुर्गा जी कुछ शांत हुई। शैलजा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ दादी माँ। शैलजा डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। नहीं शैलजा, मुझे डॉक्टर की नहीं, मन की शांति की ज़रूरत है, जो कि मेरी बेटी शांति ने छीन ली। आप क्या कहना चाहती हैं दादी माँ? शैलजा, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, मुझे ले चलो। ठीक है दादी माँ, हम चलते हैं। रुकिए, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ, शैलजा ने कहा और नौकर को गाड़ी निकालने को कहकर वापस दुर्गा जी के पास आई। भाभी, गाड़ी आ गई है, नौकर ने आकर कहा। चलिए दादी माँ। शैलजा ने दुर्गा जी को संभाल कर उठाया और दोनों बाहर चली गई। कुछ देर बाद अजीत नींद से जागा। अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो सारा घर खाली पड़ा था। ये इतना सन्नाटा क्यों है? घर के सारे लोग कहाँ चले गए? अजीत बड़बड़ाया। शंकर, शंकर। अजीत ने नौकर को आवाज़ लगाई। जी साहब। नौकर हाथ बांधे खड़ा था। घर के सारे लोग कहाँ गए साहब? दादी माँ और भाभी मंदिर गई हैं, बड़े साहब और ऋषि सर ऑफिस। नौकर सिर झुका कर बोला। मतलब घर में कोई नहीं है? हाँ सर। और वो ऋषि की बीवी, वो कहाँ है? वो तो अपने कमरे में ही होंगी। नौकर बोला। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अजीत ने कहा तो नौकर चला गया। ओह, तो मतलब इस वक्त उस ऋषि की बीवी घर पर अकेली है? ऋषि खुद से बोला अजीत खुद से बोला और शैतानी मुस्कुराहट के साथ ऋषि के कमरे की ओर बढ़ गया। वसुधा अपने कमरे में बेपरवाही से सो रही थी, इस बात से बेखबर कि अगले ही पल उसकी लाइफ में कौन सा तूफान आने वाला है। अजीत ने ऋषि के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और दबे पांव कमरे में आया। वसुधा को बेड पे सोया देख उसके पास आया। गंदी तरीके से मुस्कुराकर अपनी हवस भरी नज़रों से उसके चेहरे को घूरने लगा। उसने आहिस्ता से अपनी उंगली से उसके माथे को छुआ। वसुधा नींद में कुनमुनाई। अजीत ने तुरंत हाथ पीछे ले लिए। कुछ देर बाद उसने फिर से उसके गाल पे उंगली छुआई, फिर उसके माथे से घुमाकर उसके गाल और गर्दन तक उंगली घुमाई। धीरे धीरे गर्दन से नीचे की ओर उसकी उंगली फिसलने लगी। किसी अनजान की छुअन महसूस होते ही वसुधा की नींद खुल गई। अपनी आंखों के आगे अजीत को दी, वो उसकी उंगली झटके से हटा, उठकर बैठ गई। तुम यहाँ? हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? निकलो यहाँ से, वसुधा गुस्से से बोली। ओह, नाराज़ क्यों होती हो मेरी जान? क्या हो गया जो मैं यहाँ आ गया? क्या हुआ जो तुम्हें छू लिया? अजीत उसके करीब आया, उसके गालों की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वसुधा ने उसका हाथ झटक लिया। घटिया इंसान, खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की तो रिश्तों की मर्यादा भूल गए हो तुम। मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ। ओ प्लीज़, मुझे तुम्हारे इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, प्रॉमिस। अजीत गंदी तरीके से बोला। छी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? हटो मेरे रास्ते से, वसुधा गुस्से से बोली और बाहर जाने लगी। अजीत ने उसे पकड़ लिया। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं शोर मचाऊंगी। लगता है ऋषि की उस दिन की मार भूल गए। वसुधा उससे छूटने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं भूला मैं। अपने अपमान का बदला तो मैं ऋषि से लेकर ही रहूँगा, साथ ही तुम्हारा घमंड भी चूर करूँगा
और तुम चाहे कितना भी शोर मचाओ, सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त घर में कोई नहीं है। अजीत हंसते हुए बोला, ये देख वसुधा ने उसके हाथ पर काट लिया। अजीत ने उसे छोड़ दिया। साली मुझे काटती है। अजीत ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ वसुधा को मार दिया। वसुधा का सिर टेबल से टकरा गया। उसे चोट लग गई, होठों के किनारे कट गए। अजीत ने वसुधा को बेड पर खींचकर पटका और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, बहुत हाथ पैर चलते हैं तेरी तेरी सारी अकल निकालता हूँ आज। अजीत उसके ऊपर झुकता ही जा रहा था। वसुधा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत लगा एक जोरदार धक्का अजीत को दिया। वो नीचे फर्श पर जा गिरा। वसुधा तुरंत उठ गई और दरवाज़ा खोल बाहर नीचे की ओर भागी। अजीत भी उसके पीछे पीछे आया। कॉरिडोर से होते हुए वो सरपत दौड़े जा रही थी और रास्ते में जो भी चीज़ आती उससे टकरा जाती। वो भागते हुए नीचे आई। रुक साली, कहाँ भाग कर जाएगी? आज तो मेरे हाथों से बच नहीं सकती। अजीत ये बोल उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। वसुधा भागते हुए दरवाजे पे किसी से टकरा गई। किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। वसुधा ने चेहरा ऊपर कर देखा तो ऋषि को देख उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वसु, तुम ऐसे, ये सब क्या? ऋषि वसुधा की हालत देख बोला और उसने उसके पीछे दौड़ते अजीत को देखा। आप आ गए? ओह, मेरे साथ ज़बरदस्ती? वसुधा ये बोल रोने लगी। वसुधा ने जब अजीत को देखा तो वो सारी बात समझ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। गुस्से में उसकी नसें तन गई। उसी समय दुर्गा जी, शैलजा और रवि भी आ गए और उन लोगों ने सब सुन लिया। वसुधा को ऐसी हालत में देख वो भी हैरान हो गए। रवि को तो अजीत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! रवि ने अजीत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऋषि, देख क्या रहे हो? इसने हमारे खानदान की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। मार इसे। दुर्गा जी गुस्से से अपनी आंखें अंगारे बरसाते हुए बोली। ऋषि ने वसुधा को शैलजा को संभालने को दिया और अजीत को पकड़ उसे पीटने लगा। अजीत नीचे गिर गया। मना किया था ना मैंने तुम्हें, उस दिन समझाया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं सुधरे। ऋषि ने अजीत को ज़मीन से उठा एक बार फिर से पीटने लगा। ऋषि के मुंह से ये सुन सभी हैरान हो गए। क्या कहा तुमने ऋषि? इसने पहले भी ये हरकत किया था? रवि बोला। जी भैया। और दादी माँ, इसे तब भी मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन तब मैंने इसे बुआ जी की वजह से माफ़ कर दिया था। ऋषि उसकी कॉलर पकड़ कर बोला, नहीं माफ़ करना चाहिए था तुम्हें इसे। इसकी हिम्मत इसीलिए बढ़ी। इसे और मारो ऋषि, इसे और मारो कि आगे से किसी भी लड़की पे ये अपनी बुरी नज़र डालने से पहले 100 बार सोचे। दुर्गा जी के साथ साथ इस बार शैलजा भी बोली। ऋषि ने मार मार कर अजीत को अधमरा कर दिया। अपने कमरे में सोती शांति ने जब शोर सुना तो वो भी बाहर आई। अजीत को ऋषि से पिटते देख और दौड़ कर नीचे आई। वो ऋषि को रोकते हुए बोली, ऋषि क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? ऋषि का हाथ छोड़ो शांति। अजीत को इसके लिए सज़ा मिलकर रहेगी। दुर्गा जी ने सख्ती से कहा। किस बात की सज़ा? किया क्या है इसने जो आप इस लड़के से पिटवा रही हो? इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बेटे को पीटे? और अजीत की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे ख़ानदान की इज्जत पर हाथ डाले, हमारे ख़ानदान की बहू को गंदी नज़रों से देखे और उसे छुए? दुर्गा जी गरज कर बोली। एक पल को शांति स्तब्ध सी रह गई। बोलो, चुप क्यों हो? है कोई जवाब? माँ आप, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। इसने कुछ नहीं किया होगा, ज़रूर इस लड़की ने ही कुछ किया होगा। शांति वसुधा को घूर कर बोली, ये लड़की, बता सच क्या है? क्यों गलत इल्ज़ाम लगा रही है मेरे बेटे पर? बोल। ये सुन वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो शैलजा से और चिपक गई। डरी सहमी सी वसुधा को देख ऋषि को बहुत तकलीफ़ हुई। उसका बस चलता तो वो अजीत को जिंदा गाड़ देता। शांति, तरस आ रहा है तुम्हारी सोच पर हम सबके सामने। तुम इस बात से इनकार कर रही हो। तुम कह रही हो कि इसने कुछ नहीं किया। तुम हमारी बहू पे इल्ज़ाम लगा रही हो। दुर्गा जी बोली। माँ,
आपको तो हमेशा से हम गलत ही नज़र आए हैं। शांति अजीत के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, बोल क्या सच है? ये लड़की झूठ बोल रही है ना? हाँ मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है। अजीत को शांति का समर्थन मिलने पर कुछ हिम्मत आई। ये देख ऋषि गुस्से से एक बार फिर उसकी ओर लपका। झूठ ये नहीं, झूठ तू बोल रहा है। शांति बीच बचाव कर ऋषि के आगे आकर खड़ी हो गई। ये लड़की तू चुप रहे, शांति बोली। शांति। दुर्गा जी फिर से बोली, आप मुझे क्यों बोल रही हैं माँ? इनसे बोलो जिन्होंने ये तमाशा शुरू किया। आपको इन पराये लोगों पे विश्वास है, अपने खून से ज़्यादा इस गंदे खून पे विश्वास है। शांति के मुंह से ये सुन ऋषि की मुट्ठियाँ कस गई और आंखें गुस्से से बंद हो गई। शांति, लगाम दो अपनी जुबान को, लगाम दो। दुर्गा जी की कड़क आवाज़ पूरे घर में गूंजी। नहीं रह सकती चुप मैं। आपको हमेशा से ऋषि ही प्यारा रहा और अब इसकी ये सो कॉल्ड बीवी, ये हमारे खानदान की छोटी बहू है। अरे नहीं, ये हमारे खानदान की ये हमारे खानदान की बहू है, ना ये लड़का हमारे खानदान का अंश है। पता नहीं कौन सी सड़क से उठा के लाए थे शैलजा और रवि इसे। इसकी रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है ये तो इसे भी नहीं पता। शांति गुस्से से बोल गई। शांति, ये शब्द ऋषि के साथ साथ शैलजा पर भी किसी तीर की तरह चले। शैलजा का तो कलेजा कट के रह गया। एक पल के लिए पूरे घर में मरघट सी शांति फैल गई। एक सनसनी आवाज़ ऋषि के कान में गूंजने लगी। खुद को जब्त कर उसने एक नज़र वसुधा को देखा, जो उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। ऋषि बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। वसुधा के लिए तो ये एक सच का खुलासा था। वसुधा के लिए तो ये एक नए सच का खुलासा था जो कि उसके पति से जुड़ा था। ऋषि को ऐसे जाता देख दुर्गा जी शांति के पास आई और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे धर दिया। बस बहुत बोल ली तुम। निकाल लिया तुमने अपने अंदर का गुबार, उगल दिया अपना सारा जहर मेरे ऋषि के खिलाफ। लेकिन तुम कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे कहने से क्या होता है? ऋषि हमारे खानदान का अंश है और वसुधा इस खानदान की बहू। तुम मानो या ना मानो, अगर तुम्हें नहीं मानना तो निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। तुम मेरी बेटी हो, ये यकीन नहीं होता मुझे। जानती हो ना राजेंद्र ने मरते वक्त क्या वादा लिया था कि ऋषि की सच्चाई के बारे में इस घर में कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा और ना ही ये बात जुबान पर लाएगा कि ऋषि अनाथ है। लेकिन तुमने अपने भाई को दी हुई कसम आज तोड़ दी। शर्म आ रही है मुझे तुम पर। दुर्गा जी बोली, बुआ जी आज आपने बहुत गलत किया। आपने ऋषि को चोट पहुंचाने के लिए मेरी सैलू का कलेजा भी छलनी कर दिया। आप जानती हैं ना कि ऋषि शैलजा के लिए क्या है? रवि ने शैलजा को देख कहा, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुद को जब्त किए वो वसुधा को संभालते किसी तरह खड़ी थी। रवि, मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो। इससे कुछ भी कहना बेकार है। इसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। दुर्गा जी दुखी होते हुए बोली और रवि के साथ अपने कमरे में जाने लगी। कुछ दूर चल वो रुकी और बिना पलटे बोली, रवि डॉक्टर को बुला के अजीत की मलहम पट्टी करवा देना। और हाँ शांति, आज जो तुम्हारे बेटे ने हरकत की है उसके बाद मैं इसे इस घर में देखना भी नहीं चाहती। लेकर चली जाओ इसे मेरी नज़रों से इस घर से दूर, समझी? दुर्गा जी अपने कमरे में चली गई। वसुधा अभी भी हैरान परेशान सी शैलजा को देख रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिले। तुम ऋषि से कुछ पूछ, उसे हर्ट करो, मैं ही बता देती हूँ। लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें दवाई लगा दूँ। शैलजा वसुधा को अपने कमरे में ले जाने लगी। दोस्तों, इस कहानी का आने वाला चैप्टर शायद आखिरी चैप्टर होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और कहानी को भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कहानी को लाइक कर दिए जाने से पहले। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।